नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। और यही हिमाकत डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने की थी। स्क्रीन पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आप ले आइए, क्योंकि उनका दिखना बेहद जरूरी है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने यही हिमाकत की थी कि वो जिंदा थे और जिंदा की तरह दिख रहे थे। विरोध की जो हर आवाज जिनको दबाया जा रहा है, उनमें अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव का नाम भी शामिल हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव का के साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्यों कर रही हूँ और क्यों ये तमाम बातें कर रही हूँ, उसकी एक पृष्ठभूमि मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव पिछले 13 से 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहां पर हिंदी पढ़ा रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अडहॉक बेसिस पर। और जब उनको ये लग रहा था कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि वो परमानेंट होने वाले हैं, तो उनसे ये कह दिया गया कि आपकी सेवाएं यहीं पर समाप्त होती हैं, धन्यवाद। और वो इसलिए क्योंकि वो उन गुलामों की आवाज में शामिल नहीं थे जो जैसा कहा जाए उसको सिर्फ उसी तरीके से देखें। उनकी अपनी नजर, अपनी समझ थी, और उस नजर और उस समझ से वो दुनिया को देखते और पहचानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कोई ऐसा नाम नहीं है जिनको किसी तारुफ की जरूरत है। वो एक जाना माना चेहरा है। आप तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप उनको देखते रहे हैं मुखर आवाज के तौर पर। वो सिर्फ एक प्रोफेसर, एक अध्यापक के तौर पर नहीं, बल्कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर एक बड़ा नाम है। और लगातार वो सत्ता की उन तमाम चीजों को लेकर, मैं ये नहीं कहूंगी कि सत्ता के खिलाफ, क्योंकि एक नया ये नाम दे दिया जाता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जो तमाम चीजें संविधान या लोकतंत्र के खिलाफ रही, उन सब को लेकर वो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। और दबे कुचले, या फिर मैं ये कहूं कि जो उस समाज से लोग आते हैं, उनकी आवाज वो लगातार बनते रहे और लगातार मंचों से उनकी आवाज को बुलंद करते रहे। लग रहा है कि उसी की सजा शायद उनको मिली है, और लग रहा है कि ये जो तानाशाह है कुछ ज्यादा ही डरपोक है। ये कहा जाता है एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर टीचर से लेकर तमाम नियुक्तियां आरएसएस के द्वारा की जा रही है। अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगहों पर जो कुलपति की नियुक्ति हुई है, और जो कुलपति हैं वहां पर, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई है। इससे किसी को कोई दो राय नहीं है, और ये कोई कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपका सबसे पहले इस्तकबाल करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। और बहुत आप उन आवाजों में से हैं जो आवाजें जो लगातार दबाने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी तरीके से दबाई नहीं जा रही हैं। ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है, मैं टेक्निकल इसके पहलू और इसकी पृष्ठभूमि आपसे जानना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। वो एक शेर है ना कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हालांकि बोलने की सजा ये मिली है कि आपका अकादमिक करियर आपसे छीन लिया गया है। पृष्ठभूमि इसकी सीधी सी ये है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे एक शहर, एक छोटे से कस्बे के किसान परिवार में पैदा एक बच्चा, जिसके परिवार वालों ने एक सपना देखा कि इसे अच्छी शिक्षा दिलाएं, और उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा। फिर हमने दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एमए का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो उसके बाद फिर अपीयरिंग में ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। 2009 की बात होगी। 2009 में आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन हो गया। आईएएस बनने आए थे, लेकिन जब अकादमिक विकल्प बना, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनको बहुत जिम्मेदारियों के साथ भेजा जाता है, तो एकेडमिया में गए। दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो बनाया है, हम जैसे एक अनगढ़ गढ़े को बनाया है इन विश्वविद्यालयों ने, इसलिए आज उनकी बर्बादी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। पहले तो एकदम क्लियर बात ये है, ये विश्वविद्यालय न होते तो हम नहीं होते। तो ये सफर क्यों इसी तरह आगे बढ़ा, और एमए के तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद, पीएचडी में एनरोलमेंट होने के बाद, लगभग 21.5 साल की उम्र में ही, चूंकि मैं एलिजिबल हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो जाकिर हुसैन कॉलेज में मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इसके पहले एक और कॉलेज में इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर होता है। तो उस समय मुझे रख लिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट उस समय भी थे, तो उन्होंने हमें मौका दिया कि आप पढ़ाएं। उसके बाद हमने पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से साथ के साथ की।
हमने अब तक 2023 आ गया है, 1 सितंबर 2010 को मैंने वहां नौकरी ज्वाइन की थी और 2023 में 1 सितंबर को वो 13 साल पूरे हो गए, अब 14वां साल चल रहा है। इस दरमियान मैंने तकरीबन 10-15 लेख लिखे, जिनमें से 8 शोध लेख हैं जो मेरे बायोडाटा में जुड़े हुए हैं। मेरी एक किताब है, मेरा अपना 14 साल लगभग होने जा रहा है, तो पढ़ाने का एक अनुभव 14 साल का है। इस सब के साथ मैं एलिजिबल हूं, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनते हैं, एपीआई, जिसके बेस पर नियुक्ति भले ना हो, लेकिन वो एक क्राइटेरिया है कि कौन कितना मेरिटोरियस है, किसको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर मेरे बीए और एमए में 80% से ऊपर होते तो मेरे 100 में 100 नंबर होते, तो वो 2-2 नंबर जो कटे हैं वो बीए और एमए के 80% से कम होने के नाते, दोनों में मेरा फर्स्ट डिवीजन, ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन। तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, इंडिकेटर्स में मेरा 96 नंबर, 14 साल का, 13.5 एकेडमिक एक्सपीरियंस टीचिंग का। इन सालों में पढ़ाने में कभी भी मेरे कॉलेज से एक कंप्लेन नहीं। मेरे विद्यार्थियों का फीडबैक ऐसा कि आज मेरे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि, और ये शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है कि किसी शिक्षक के निकाले जाने पर उसके विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। यानी सब कुछ बिल्कुल अनुकूल। और नियम और कायदा ये कहता है कि आप सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कई बार ये कह चुका है कि जो जहां पढ़ा रहा लंबे वक्त से उसको वहीं परमानेंट किया जाए, या उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ा चुका है तो वो अपना बाकी करियर छोड़ चुका है, और हमने कई विकल्प छोड़ करके प्रोफेसर बनना चुना है। और आप इस सब का एडवांटेज, इस सब का प्रिविलेज, और ये सारी चीजें होने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मेरा लगभग सबसे अच्छा होता है, आप उस बोर्ड से भी पूछ सकते हैं अगर वो लोग बोले तो। ये सारे नियम, कायदे, कानून किनारे रख करके मुझे निकाल दिया जाता है। मैं आपके चैनल के जरिए भी अपने कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, शिक्षा मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये चाहता हूं कि वो मेरे इस सवाल का जवाब दें कि किस आधार पर मुझे निकाला गया। मेरी मेरिट में कहीं कोई दिक्कत हो? 96 नंबर है, मेरे ऊपर कोई था ही नहीं इंटरव्यू बोर्ड में, और मेरी जगह पर जो रखा गया है उसके 50 या 60 नंबर एपीआई हैं। तो आपने मेरिट चेक की क्या मेरी? आपने मेरे इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया? अगर मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ है तो फिर निकाला किस बात पर? कहीं कोई और शर्त थी क्या मैं पूरी नहीं कर पा रहा था? या आपकी कसौटियां बदल गई हैं? आप किसी और को चाह रहे थे जिसके पास रीढ़ ना हो। और मैं ये फिर से कह रहा हूं बुशरा जी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों शिक्षक निकाले गए हैं और सबके परिवार बर्बाद हुए हैं। हमारे हिंदू कॉलेज का एक साथी समरवीर सुसाइड कर लिया। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी शिक्षा को बचाने की, और आज आलम यह है कि अपना कैडर भरने के लिए, अपने रिश्तेदार भरने के लिए, प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को भरने के लिए एक नेक्सस बन गया है, और वो विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए पूरा ग्राउंड ये तैयार हुआ था। और मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि 14 साल 14 बैच अगर जो पढ़ा सकता है, उसके पढ़ाए लोग अगर विश्वविद्यालय प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वो 14 मिनट के इंटरव्यू में ऐसा क्या था कि मुझे निकाला गया? और जाहिर सी बात है, यानी जी बिल्कुल, यानी कि आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आपकी सलाहियतों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और आप पूरी तरीके से एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि आप वो तमाम चीजें जांचिए, परखिए, तमाम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको देखिए, और आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं। तो कहीं आपको ये लग रहा है कि दरअसल जो विरोध की आवाज है, क्योंकि आप सत्ता से सवाल पूछते थे, आप सत्ता की आंख में आंख के डाल के जो जुल्म हो रही हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाते थे, आप उस रंग में नहीं रंगना चाहते हैं जिस एक रंग में पूरे देश को रंगे जाने की ना सिर्फ कोशिश हो रही है बल्कि बहुत कामयाबी उसमें मिल रही है। एक सोचने समझने की जो सलाहियत है वो लोगों से छीनी जा रही है, बल्कि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप वो सोचें जो वो चाहते हैं, वो समझें जो वो समझाना चाहते हैं। किताबों से दूर किया जा रहा है। आप बिल्कुल सलीकेमंद लोग जो हैं उनको लगातार साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि आपका नाम भी अब उस फहरिस्त में शामिल हो गया है और इसी की आपको सजा मिली? आप तो ओबीसी समाज से भी आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण, और प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं। वो तो कहते हैं कि मुझे इसलिए गाली दी जाती है क्योंकि मैं ओबीसी हूं, और इसलिए उन्होंने 2019 में उनको एक तरह से ये माना जाता है कि उनको बहुमत मिला, ओबीसी समाज ने बड़े तादाद में उनको वोट किया, और उसके बावजूद ये सब आपके साथ हो रहा है।
असल में मैं भी यही जानना चाहता हूँ। शायर ने लिखा है ना कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत कोशिश की, बहुत तरह से चल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, यूजीसी, एजुकेशन मिनिस्टर, डियर प्राइम मिनिस्टर से भी जानना चाहता हूं कि आखिर किस वजह से लक्ष्मण यादव को या मेरे जैसे बहुत सारे हमारे नौजवानों को निकाला गया। एकदम क्लियर मैं जानना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि लक्ष्मण यादव सरकार से के खिलाफ बोलता है, तो यह कोई नियम तोड़ता है क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय की किसी नियमावली में कहीं कोई ऐसी चीज लिखी थी जिसको मैंने तोड़ा? तो फिर 14 साल तक के पहले मेरे मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं? विश्वविद्यालय ने मेरे ऊपर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरे कॉलेज ने मेरे ऊपर कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? मुझसे कारण क्यों नहीं पूछा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? इसका मतलब ये जो हम बाहर कर रहे थे वो कोई नियम और कायदा नहीं तोड़ता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय या देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट पे उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम नहीं होते। वो एक आजाद नागरिक होते हैं। वो अपनी ट्रस्ट, अपनी अपनी गवर्निंग बॉडी के एम्प्लॉय होते हैं। वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो समाज की किसी भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। और इवन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर वाले देश में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए वाले देश में ये तो लोकतंत्र का तकाजा था कि गुरुओं को आजाद रखा गया था कि जैसे एक बेहतर क्लासरूम बनाने के लिए, जैसे एक बेहतर शिक्षा का माहौल बनाने के लिए एक अच्छा गुरु चाहिए, तो वो गुरु एक अच्छा समाज बनाने के लिए समाज को भी दिशा दिखाएगा। मेरे हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद ने लिखा कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं, वो साहित्य, संस्कृति, राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल भी होती है। तो इसलिए हम एक क्रिटिकल सेंस रखते हैं, हम एक अपनी राय रखते हैं, और हम और ये कोई नियम नहीं तोड़ता। अरे भाई, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष भी हैं, टीवी पर बैठ करके अपनी विचारधारा का प्रचार करें और खुलेआम राजनीति करते हैं। तो वो राजनीति गलत नहीं है, क्योंकि नियम नहीं तोड़ते। मैं कह रहा हूं वो भी कर सकते हैं, तो लक्ष्मण यादव भी कर सकते हैं। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने कोई अवहेलना नहीं की, क्यों निकाला गया? इसका मतलब है कि जो जगदाही है उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए। और ऐसा नहीं कि ओबीसी को हटा के किसी अपर कास्ट को रखा है, ओबीसी को ही रखा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 96 नंबर वाले ओबीसी को हटाकर 56 नंबर वाले, 60 नंबर वाले ओबीसी को क्यों रखा गया? ये कौन सा न्याय है? तो ये वही वाला न्याय है जैसे प्रधानमंत्री ओबीसी। और मैं इस देश में वंचित, शोषित, कमेरा आवाम, गरीब, कमजोर, मजलूम पहली बार विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचा है। आपने 13 पॉइंट रोस्टर ला करके उन्हें रोकने की कोशिश की। आपने जो है पूरे शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरा करियर अब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में संघर्ष हो कि ये शिक्षा को इस तरह क्यों गुलामों की दरबार के सामने जो झुक गए उनको नौकरी दी जा रही। और ये सवाल एक बड़ा सवाल है। जेएनयू को देशद्रोही कहा गया, देश चुप रहा, नहीं बोला। आज डीयू में शाखा की परेड हो रही है और बहुत खराब तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। एक एक 1.5 मिनट में सिलेबस चेंज करके बदला जा रहा है। नई शिक्षा नीति में पूरी शिक्षा प्राइवेट हाथों में बेच दी गई है। अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो क्या हम ना बोलें? मुझे तो इसी के लिए तैयार किया गया था, बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल। और शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो आप देखें कि देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षित ही उस तरह से शिक्षित जो होने चाहिए, जो एक आइडियल मॉडल है, अगर उसके तहत नहीं निकलेंगे तो आप देखिए देश का भविष्य फिर क्या होगा। देश का भविष्य युवा होते हैं और युवा कॉलेज में जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें गधों की फौज चाहिए, क्योंकि गधों की फौज उनके पीछे पीछे वो जैसा हाके उनके पीछे पीछे चलते रहें, वो कोई सवाल ना पूछें, वो कोई रीजनिंग ना दें, वो सिर्फ जैसा वो कहें और जिस तरह से वो कहें बिल्कुल वैसे ही हर बात वो कहें। और इसी तरह से, क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो सरकार की नीतियों को लेकर, सबको लेकर भी सवाल पूछेंगे, और वो ये चाहते नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि लोग शायद ये जानना ये चाहेंगे डॉक्टर लक्ष्मण कि अब आपका अगला स्टेप क्या, और दूसरा क्या इसका कोई लीगल पॉइंट भी है? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से, कुलपति से, सबसे आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो बताएं आपको कि क्यों आपके 96 आपके मार्क्स और आपको नहीं लिया गया, 56 या 60 वाले को लिया गया, आपकी जगह नियुक्त किया गया। तो क्या इसका कोई लीगल पहलू भी है?
मैं कोशिश करूंगा, मैं राय मशवरा कर रहा हूं तमाम कानूनी जानकारों से। मैं कोशिश करूंगा हम्म। कि इन सारे पहलुओं पर अगर थोड़ी भी गुंजाइश बचती है तो हम न्यायालय भी जाएंगे और इस बात की पड़ताल करेंगे कि कम से कम मुझे इसकी वजह तो बताई जाए कि किस आधार पर मुझे बाहर किया गया। मैं जानना चाहता हूं, मैं वाकई हम्म। जानना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद वो कौन सी शर्त थी जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं न्यायालय भी हम्म। जाने की कोशिश करूंगा और दूसरा जनता का न्यायालय होता है, मैं वहां भी जाने के लिए बोल रहा हूं, केवल इसलिए नहीं कि कोई मुझे वापस मेरी नौकरी दिलाएगा। मैं जब सच बोलना चुना था मैंने, तो मैंने कबीर को ध्यान में रख के चुना क्योंकि मैंने वही पढ़ा था। मैंने सच बोलने के लिए अपनी कविताएं, अपना साहित्य एकेडमिया, अपने गुरु जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो बागी है। हम अपने विद्यार्थियों को हम्म। ये कहते हैं कि कम से कम न्याय, जहां भी अन्याय हो तो न्याय का पक्ष देना, गलत हो तो सच के साथ खड़े होना। और मैं ही अगर अपने गलत के साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो मैंने क्या अपनी कक्षाओं में पढ़ाया है। इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। तो मैं न्यायपालिका की अदालत में भी जाने की कोशिश करूंगा और हम्म। मैं जनता की अदालत में भी जाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसे जन आंदोलन बनाया जाए कि अगली बार किसी किसी योग्य व्यक्ति को, कोई कैडर नहीं है, कोई उनकी शाखा में नहीं जाता, कोई सच बोलता है, कोई संविधान की बात करता है, कोई गरीब कमजोर मजलूम परिवार से आता है, कोई पहली पीढ़ी का प्रोफेसर है, कोई सब कुछ कुर्बान करके प्रोफेसर बनने आया था, वो झुका नहीं तो आप उसका करियर बर्बाद कर देंगे। अगली बार कोई इस तरह ना हो, इसलिए मैं इसे जन आंदोलन भी बनाना चाहूंगा एक बड़े सवाल के साथ। रही बात मेरे निजी जीवन की, तो निश्चित रूप से इस तरह के जब आप कदम उठाते हैं तो उसके बहुत सारे खतरे होते हम्म। हैं। हमारे करियर में कोई ऐसे लोग अब नहीं होंगे जो कहेंगे कि नहीं, लक्ष्मण यादव को हम रखेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सवाल करें। इसलिए मेरा करियर तो बर्बाद हम्म। कर दिया विश्वविद्यालय ने, मेरा करियर बर्बाद कर दिया जाकिर हुसैन कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी ने, मुझे आबाद किया है दिल्ली हम्म। विश्वविद्यालय ने, मुझे बनाया है जाकिर हुसैन कॉलेज ने। लेकिन कुछ लोग वहां जो ऐसे थे जो मेरे खिलाफ खड़े हम्म। थे, मैं उनके लिए हम्म। बोलूंगा। मुझे नहीं पता कि आगे मेरा आर्थिक पक्ष क्या होगा, मैं बेरोजगार हूं आज की तारीख से, कोई ऐसा रोजगार मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं सच बोलना और हक के लिए लड़ना ये मैंने चुना है। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी, दिया। समाज मेरे साथ खड़ा होगा और खड़ा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं जैसे मेरे विद्यार्थी मेरे साथ खड़े हैं, मेरा समाज मेरे साथ जी। खड़ा होगा और इसके साथ हम ये हम्म। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप ये कह रहे हैं और जाहिर सी बात है जज्बाती बातें भी हैं और लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपको भले ही लक्ष्मण यादव यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हो, तमाम अलग अलग जगहों पर स्क्रीन पर आप नजर आ रहे हो, सभाओं में आपको बोलते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस बोलने की कीमत वो कितनी बड़ी चुका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका करियर जो है एक तरह से खत्म कर दिया गया है। एक आज से वो बेरोजगार हैं क्योंकि अब तक वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, वो छात्रों को पढ़ा रहे थे। आप ये सोचिए एक अध्यापक के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं सामने उससे सीखें और सीख कर वो आगे बढ़े और निकले और फिर एक नया बैच आए और फिर वो उनको सिखाएं और वो अपनी जिंदगी में भी तरक्की करें। वो सब कुछ पल भर में डॉक्टर लक्ष्मण यादव से छीन लिया गया है और आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपनी बात ना करके बल्कि ये कह रहे हैं वो सबकी बात करना चाहते हैं। तो इसको उन लोगों को समझना चाहिए जो सिर्फ डर या खौफ की वजह से चुप होकर रह जाते हैं। आखिर कब तक चुप रहेंगे लोग? ये पत्रकारों के साथ हो रहा है, प्रोफेसर्स के साथ हो रहा है, टीचर्स के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपको वो तस्वीरें जब आपने देखी, जब आपके स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपके लिए आंदोलन किया, हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में ना हो, लेकिन जितने भी लोगों ने हिम्मत की, उनकी हिम्मत की भी तारीफ होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में उन्होंने ये हिम्मत की क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उनको भी सस्पेंड कर दिया जाए। आपकी वो तस्वीरें जब आपने देखी तो आपको कैसा लगा? क्योंकि वो एक टीचर के लिए शायद सबसे अनमोल चीज रही होगी। असल में बुशरा जी, सच पूछें तो ये अच्छा नहीं लगा। जिस समय मुझे मेरी हम्म। कक्षाओं में होना चाहिए था, जिस समय उन विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में होना चाहिए था, मुझे अपनी कक्षाओं से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और मेरे विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी शिक्षक के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे दुख होता है, ये खराब है।
एक एकेडमिक माहौल के लिए, उस कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय और देश के लिए खराब है कि आज इस समय मुझे मेरी क्लासरूम में होना चाहिए था। उन बच्चों को अपनी जी। क्लासरूम में वो आंदोलन कर रहे हैं, तो बहुत खराब लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे मेरे बच्चे मिले, कल मैं अपने कॉलेज गया था, बहुत सारे कुछ कागजी काम थे वो करने। वो रोते हुए बच्चे मिले और उन्होंने कहा कि सर हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अभी भी कहूंगा कि मत लड़िए, क्योंकि कल को आपको निशाना बना लिया जाएगा, आपका करियर नुकसान कर दिया जाएगा कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, सो कॉल्ड नेतागिरी। उसी कॉलेज में बहुत कुछ हो रहा है, वक्त आएगा तो वो भी बताऊंगा। वो नेतागिरी नहीं है, लेकिन कोई अगर न्याय के लिए लड़े तो उसे नेतागिरी कहा जाता है। तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि अपना नुकसान मत करो, कहीं तुमको नुकसान न हो जाए। मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि सर न तो हम आपके कहने से आंदोलन कर रहे हैं और न आपके कहने से ये बंद करेंगे, क्योंकि आप ही ने हमें अपनी कक्षाओं में सिखाया था कि अगर गलत है तो गलत के खिलाफ बोलना जिंदा नागरिक का फर्ज होता है। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लेकर लौट आया और मैं अभी भी कह रहा हूं कि विद्यार्थियों का नुकसान न हो, उन विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे बड़ी पूंजी एक शिक्षक के लिए और कुछ नहीं होगी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है कि विश्वविद्यालय में शिक्षक, और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने बुलाई है, प्रोफेसर और छात्रों ने बुलाई है। मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम आपसे लड़ेंगे, अगर हमारे लिए ऐसा गुरु नहीं मिला। और किस बेस पर निकाला गया, मेरे विद्यार्थी भी ये पूछ रहे हैं, क्यों निकाला गया? तो अगर हम ये लड़ाई नहीं करेंगे तो कल को हमारा नंबर आएगा। तो ये असल में वो पूंजी है जिसे नौकरी छीनने वाले मुझसे नहीं छीन सकते। ये वो हौसला है, ये वो सच्चाई है जिससे वो नहीं छीन सकते मुझसे। और यही मुझे हिम्मत देती है कि मैं गलत के खिलाफ बोलूं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में बार बार कह रहा हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें यही तालीम दी है। और मैं जानता हूं कि गलत की सजा, मेरा एक साथी आंदोलनों का उमर खालिद 3 साल से ज्यादा हो गया जेल में है, आज तक साबित नहीं हुआ उसके ऊपर गुनाह क्या है। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैनी बाबू 3 साल से ज्यादा हो गया जेल में है। हमारे प्रोफेसर हमारे जेल में डाले गए, फर्जी मुकदमे डाले गए। मैं याद करूंगा रोहित वेमुला को, जिसकी सांस्थानिक हत्या की गई, पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या की गई। तो मैं ओवरऑल जो एकेडमिया पर हमला है, जिस सिलेबस को एक विचारधारा के रंग में रंगा जा रहा है, कल्पना करिए कि विश्वविद्यालय अगर एक विचारधारा के रंग में रंग गए तो फिर समाज कहां जाएगा? जबकि विश्वविद्यालय में अलग अलग रंग के फूल होने चाहिए। आज जितने संघ की शाखा में जाने वाले प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, कुलपति हैं, ये इनका अपॉइंटमेंट तो तब हुआ होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब या किसी और की सरकार थी। तो उन सरकारों ने विचारधारा देख के अपॉइंटमेंट नहीं किए थे, वो मेरिट देख करके किया था। और आपको भी ये चाहिए था कि अलग अलग रंग के विचार को मेरिट देख करके रखा जाए। आप विचारधारा देख करके पूरे कैंपस को पूरा संघी कैंपस बनाना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, आपके शिक्षा बेचने के खिलाफ बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई लक्ष्मण यादव की नहीं है, उन हजारों टीचर्स की लड़ाई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए, उन हजारों टीचर्स की लड़ाई है जो अलग अलग डिग्री कॉलेजेस से निकाल दिए गए, जिनको शिक्षक बनने की उम्र में 69,000 शिक्षक बनने के लिए जो यूपी की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मैं उनके लिए भी लड़ना चाहता हूं। एक अपने लड़ाई नहीं है, इसलिए ये लड़ाई देश की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और हम इसे आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल। क्या जब आप ये तमाम बातें कह रहे थे, जब आप खुले मंच से जब आप आवाज उठा रहे थे, सत्ता के विरोध की एक तरह से एक आवाज जब आप बन रहे थे, और उन नीतियों को लेकर जिनको लेकर सवाल उठाने जाने चाहिए, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं या वो जो दबे कुचले मजलूमों के हक में नहीं है, जब आप ये तमाम चीजें कर रहे थे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से और पब्लिक प्लेटफॉर्म से, तो क्या आपको ये कहीं ना कहीं ये खदशा था, ये डाउट था, ये कहीं जहन में ये बात थी कि एक ना एक दिन आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद थे, आपको पता था कि उन लोगों की भी गलती कोई नहीं थी, चाहे वो जेल में हो या फिर उनके ऊपर केसेस हो, कि उन्होंने भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली। क्या आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ भी हो सकता है, एंड वर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? चेगवेरा की एक लाइन है बुशरा जी की, मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए खामोश रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, जो नहीं बोले हैं वो भी मारे जा रहे हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय से मान लिया लक्ष्मण यादव इतना बोलता था, बाकी लोग निकाले गए, नहीं बोले ना,
लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप पॉलिसी अटैक कर रहे हैं। दो तरह का हमला पूरे विश्वविद्यालयों पर हो रहा है। एक वो हमला है जो एक विचारधारा के रंग में रंगा जा रहा है, संघ की शाखाएं लगाई जा रही हैं, संघ के कैडर भरे जा रहे हैं, एबीवीपी के लोग भरे जा रहे हैं, जितने प्रोफेसर हैं वो शाम को वहां दंडवत होते हैं, पूरा मेजोरिटी उधर है। पूरा विश्वविद्यालय में एक खास किस्म का माहौल बना दिया गया है। बाकी विचारधाराओं को नफरती, दंगाई, ये कहा जाता है कि ये बाहर बोलते हैं शिक्षक नहीं है। अरे इसी विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक बाहर क्या कर रहे हैं, मैं एक एक का पर्दाफाश करूंगा, वक्त आएगा। अगर इन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसी विश्वविद्यालय के लोग बाहर जाके क्या क्या कर रहे हैं, वो दंगाई कैसे नफरती बात करते हैं। वो विश्वविद्यालय में जायज है क्योंकि वो आपके पक्ष के हैं, और कोई आपके विचार का नहीं है तो वो दुश्मन हो गया। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि बिल्कुल वो सारे लोग अलग वजहों से निकाले गए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि लक्ष्मण यादव को निकाले जाने की वजह केवल ये नहीं थी कि वो एक किसी और संघ के कैडर को ले आकर, किसी की पत्नी को ले आकर के, प्रिंसिपल किसी अपने इलाके के व्यक्ति को ले आकर, किसी जिले के शाखा के प्रभारी को लाकर रख रहा है। मैं ये तो सवाल पूछ रहा हूं, कौन है वो लोग जो मेरी जगह रखे गए, उसकी पड़ताल की जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय बताए। लेकिन लक्ष्मण यादव को अगर यह सबक सिखा दिया जाएगा तो आने वाले वक्त में विश्वविद्यालयों में कोई दलित, पिछड़ा, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान का बेटा बेटी कभी न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको डरा करके दिखा दिया जाए कि अगर बोलोगे तो तुम्हारा हश्र लक्ष्मण यादव वाला कर दिया जाएगा। ये सरकारें इसलिए करती हैं। अगर एक जेएनयू को बर्बाद कर दिया जाएगा तो देश के बाकी विश्वविद्यालय अपने आप गुलाम बन जाएंगे। एक प्रोफेसर को जेल में डाल दो तो बाकी सब चुप हो जाएंगे। इसलिए ये काम किया गया है। और इसलिए अगर मैं डर गया, अगर मैं अपने अन्याय के खिलाफ नहीं बोला, तो मेरे आने वाली पीढ़ियों को लोग गुलाम बना देंगे। वो आने वाले बच्चे डर जाएंगे कि क्या हम गलत बोलेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि इस बोलने की सजा मिलेगी। फिर भी सजा यही ना मिलेगी कि आप मेरा करियर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपने इस विश्वविद्यालय को दिया है, आप उसे छीन नहीं सकते। मिर्जा गालिब ने कहा है कि घर में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हम निर्माण की जो हसरत रखते थे, सृजन की हसरत रखते थे। मैं अपने कमरे में बैठकर यहीं से पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ूंगा और यहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहीं क्लास ले लूंगा। तुम मेरे क्लासरूम छीन लिए ना, मेरा हौसला नहीं छीन सकते। क्योंकि आने वाले वक्त में कोई अगला लक्ष्मण यादव न बने, कोई अगला रोहित वेमुला न बने, कोई अगली पाल तड़वी ना हो, इसके लिए हम बोल रहे हैं। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमने ये कुर्बानी देना चुना है। बिल्कुल। और जितना उम्दा और बेबाक आप बोलते हैं, यही उनको चुभ रहा है। और हमने बहुत कम ही इस तरह के प्रोफेसर देखे हैं जिनकी वाणी इतनी तीखी और इतनी साफ और इतनी सुथरी है, जिस तरह की आपकी है। आपकी विचार बिल्कुल साफ हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई ढका छिपा नहीं है, बल्कि जो बात जैसी है आप उसको बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं, देखते हैं और पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है यही उनको सबसे ज्यादा चुभ रहा है। एक और बात जो दर्शकों को मैं ये बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। उनकी जो नस्लें ऐसा नहीं है कि इसी तरह से पढ़ती रही, प्रोफेसर बनती रही और उस पीढ़ी में एक और नाम लक्ष्मण यादव का है। वो एक किसान का बेटा है, शायद अपनी फैमिली से वो पहले ही जो है वो प्रोफेसर हैं जो इस तरह से पहुंचे हैं। आप सोचिए उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी होंगी, कितनी हसरतें उनके दिल में होंगी, कितने ख्वाब उन्होंने देखे होंगे लक्ष्मण यादव को लेकर कि वो वहां पर पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद उनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। और आप ये देखिए कि सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता के साथ नहीं है, सिर्फ वो शाखाओं में नहीं जाते हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है वो ख्वाब उनकी आंखों से छीने जा रहे हैं। लेकिन कुर्बानी आपकी जाया नहीं जाएगी डॉक्टर लक्ष्मण यादव। और मैं एक लाइन कहूं कि मेरे पिता पुराने समाजवादी जन आंदोलन के व्यक्ति थे। वो साइकिल लेकर के किसान आंदोलनों और जन आंदोलन में जाया करते थे, कॉमरेड थे। मेरे बड़े पिताजी कबीरपंथी गुरु को मानते हैं। मेरी माँ, जब मैं जेआरएफ हो गया तो मैं खुशी से मैंने बोला कि मैं जेआरएफ हो गया, अब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो मतलब जेआरएफ हो गया तो मेरी माँ को नहीं पता था। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी, जो अब रिटायर हो गई है। मेरी माँ बोली कि जेआरएफ हो गया, बहुत अच्छा कुछ कर लिया होगा, बीएड कर लिए होते तो प्राइमरी में मास्टर हो गए होते। तो मैंने अपनी माँ को समझाया कि अरे प्राइमरी में मास्टर की बात कर रही हो, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनूं। और जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो पूरे इलाके में हम वो लोग हैं जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, जब गांव से शहरों की तरफ, विश्वविद्यालयों की तरफ आए
और कामयाब हुए, तो जाने कितने लोगों की आंखों के सपने बन गए कि वो भी अपने बच्चों को लक्ष्मण यादव बनाएंगे। अगर आज मेरे साथ ये गलत हो वाह। गया और मैं चुप हो गया, तो अगली बार कोई गांव से हम्म। अपने बच्चों को इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने नहीं भेजेगा कि अगर उनके बच्चे हम्म। कहीं रीढ़ तन करके खड़े हो गए, तो फिर कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को। तो वो हमारी पृष्ठभूमि रही है, और उसी ने हमें ये हिम्मत दी कि यहां तक अपने हुनर पे आ गए, तो ये नौकरी तो छीनी है हम्म। किसी और वजह से, तो कम से कम अब गलत को गलत तो बोलें, इसलिए ताकि अगली बार कोई रास्ता बंद ना हो जाए। जी। जी, ये हुनर भी सबको नहीं आता। गलत को गलत बोलने का ना तो हुनर आता है और ना ही ताकत और कुव्वत और हिम्मत होती है। वो हिम्मत कम ही लोगों में है और आज के इस दौर में तो बहुत कम लोगों में है। और आपको फक्र से ये बैच अपने ऊपर पहनना चाहिए कि आप उन फहरिस्त में आप शामिल हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि भीड़ से अलग होकर उन लोगों की आवाज बने। और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपकी ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अपना वक्त देने के लिए। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात और बेस्ट विशेष आपके लिए। और मुझे लगता है कि आप जहां भी होंगे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्रोफेसर मिला है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।